कि कितने रियल केसेस हैं और कितने फेक केसेस हैं? 95% cases are fake. The idea is to get justice. The idea is not to harass the opposite party irrespective of the gender, चाहे वो कोई भी हो। प्रूफ होते ही नहीं है कार्तिक जी। आई सी दिस इन द कोर्ट्स। क्रॉस में लड़की को पसीने आ रहे होते हैं, मतलब हालत ऐसी होती है कि जब क्रॉस होता है कि वकील साहब पानी दे दो, गला सूख रहा है, क्योंकि झूठ का तो गला सूखना ही सूखना है ना। कि इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता कि एक बच्चा अपने पिता से मिलने के लिए कचहरी जाता है। गर्ल फ्रॉम जयपुर एंड शी हैड फाइल 14 रेप केसेस ऑन डिफरेंट मैन। कुछ तो खत्म हो गए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, कुछ में ट्रायल चल रही है, और पर जिन्होंने जेल जाना था वो तो जाकर आए, क्योंकि बेल जब मिली तब मिली। एंड खुद को मैडम वकील बताती हैं। पहले किसी वकील को प्लॉट करा, उसके साथ सेटलमेंट हो गया, दोबारा किसी और एडवोकेट को करा। अब ये बात बार काउंसिल के चेयरमैन तक पहुंची, तो दे गाइड इंस्ट्रक्टेड द पुलिस कि इसके ऊपर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करा तो मैडम की कोई, क्योंकि ये रैकेट क्रैक करना इतना आसान नहीं है। जयपुर के ही अलग अलग थानों में उसने FIR करा रखी है। नया ट्रेंड आ गया, आपको अद्भुत अद्भुत नंबरों से वीडियो कॉल्स आएंगी, आपको वीडियो कॉल्स करी जाती हैं। गलती से मैं तो सबको कहूँगी कभी कोई वीडियो कॉल उठा मत देना अगर किसी नंबर से आ रही है, क्योंकि जहां आपने वीडियो कॉल उठाई वहां आपका टिकट कट जाएगा अंदर जाने का। ऐसे में एज ए मेल आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इंडिया इज नॉट सेफ फॉर मेन। बीइंग अ वुमन आई एम सेइंग दिस, इट इज नॉट सेफ फॉर मेन एंड नो वन बिलीव्स यू बिकॉज यू आर अ मैन। नो वन बिलीव्स। आज का पॉडकास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेगा, जो कि है इक्वल राइट्स का, या मेंस के राइट क्या होते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब बात मेंस राइट की आती है तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, ना ही लीगल सिस्टम काफ़ी बार सपोर्ट कर रहा होता है। तो ऐसे में एक मेल की जो सफरिंग होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आज के इस एपिसोड में आपको समझ में आएगा कि किस सिचुएशन को आपको कैसे टैकल करना चाहिए, और लीगल सिस्टम की रियलिटी क्या है, और किस तरीके से जुडिशरी सिस्टम वर्क करता है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके बारे में अगर बताऊं तो मोनिका मैम लगभग 22 या 23 साल उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दिए। उसके बाद कुछ पर्सनल लाइफ में इस तरीके के इंसिडेंट हुए उनके आसपास कि लगभग 4-5 साल पहले उन्होंने उस एक लेविशिंग लाइफ को छोड़कर अपना फुल टाइम करियर लीगल एडवाइस में बनाया, सो डैट शी कैन हेल्प द मेल्स जो कि कहीं ना कहीं सिस्टम में पिस रहे हैं किसी भी रीजन से। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। हेलो मैम, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड कार्तिक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस डिस्कशन। रियली थैंक यू कि आपने टाइम दिया, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं, और इंटरेस्टिंग से ज़्यादा कि बहुत यूजफुल चीज़ें हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं सबके लिए। तो बाय द वे, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? Everything is good. Every day I am, growing in my profession. Okay. तो बस यही सब सुबह से रात तक ज्यादा देख रही हूँ, सुन रही हूँ। तो अब जब सुनती हूँ तो एक जिसको कहते हैं ना कि एक फिक्र, चिंता भविष्य की लोगों के, वो तो होती ही होती है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको ये जरूर लगता है जब आप काम से बैठते हैं कि हमारी सोसाइटी या हमारा समाज जा कहाँ रहा है। True. Okay. So before going into the legal thing, ma'am, I would like to know कि जैसे आपने लगभग 23 साल कॉर्पोरेट में वर्क किया है ना, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी, हांगकांग और काफ़ी देशों में। तो ऑल ऑफ सडन वो कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के इस डायरेक्शन में आने का कैसे मन बना कि लोगों की हेल्प करनी है जो कुछ लीगल सिस्टम में फंस गए हैं, पिस रहे हैं? तो ये एक सडन शिफ्ट, क्योंकि बहुत बड़ा शिफ्ट है, तो ये कैसे आया आपकी लाइफ में? ऐसा है कार्तिक जी कि मैं 2018 में, आप कह सकते हैं कि मैंने अपने एक फैमिली फ्रेंड का, मतलब ये 498 का केस विटनेस किया। ओके। सो दैट टाइम आई वाज परस्यूइंग माय डिग्री। ठीक है, तो उस दिन मुझे समझ में आया कि ये चीज क्या है, कितनी खतरनाक है। कोविड का इलाज है, इसका इलाज नहीं है, और किस तरह से सिर्फ एक व्यक्ति, शादी जिसने करी है उसको तो भूल जाइए, उसका पूरा परिवार किस तरह से इसमें इम्प्लिकेट होता है, वो उसका मुझे अंदाजा हुआ। तो ये घटना मुझे इस सब्जेक्ट के और नजदीक ले गई, और उसके बाद मैंने उनकी फैमिली को तो देखिए जो सपोर्ट किया उस समय, बिकॉज आई वॉज अ लॉ स्टूडेंट दैट टाइम,
तो जितनी मेरे पास काबिलियत, समझ या जिंदगी की समझ थी, उसके हिसाब से जितना मैं उनको कर सकती थी मैंने सपोर्ट किया. वी रैन टू इलाहाबाद हाई कोर्ट बिकॉज जुडिस्डिक्शन वहीं का बनता था, कानपुर का केस था. बट उसके बाद भी फैमिली को जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला वो मिला. मतलब आप देखिए, नॉन बेलेबल वारंट किसको कहते हैं? हाँ. नॉन बेलेबल वारंट एक 75 साल की महिला जो बेड पे है, जिसको बेड सोर रखे, जो उठ नहीं सकती हैं, जिनका ये नहीं पता, जिनको कितनी बार आर्टिफिशियली ऑक्सीजन दी जाती है, आप उनके नाम लिखते हैं. राइट. इट इज वेरी वेरी तो पेनफुल इस टू स्टोरी सी. का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे मेरे को कि एग्जैक्टली क्या केस था, So किसने this किया? was 498A as usual. लड़की की 3 लाइन काफी है, कुछ देखा सुना तो जाता नहीं है. पहले तो कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट के बाद पुलिस आपको बुलाती है. नॉर्मली जो प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि कंप्लेंट जाती है थाने में. थाने में कंप्लेंट जाने के बाद पुलिस ऑपोजिट पार्टी विच इज द रिस्पोंडेंट और द हस्बैंड, उसको बुलाती है थाने में. सो बेसिकली थाने में बुलाती जरूर है. थाने में बुलाने का मतलब होता है कि हम दूसरे पक्ष की बात को सुने और घर को बसाएं. पर वो घर बसाओ अभियोजन नहीं है. ओके. वो एक तरीके का लड़के के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि भाई ले जाओ अपनी बीवी को, नहीं तो इतने पैसे दे दो, नहीं तो कोर्ट के चक्कर काटोगे, घर बसा लो, घर बसा लो. अब आप मुझे बताएं कि जब वो चीज थाने तक पहुंच गई और क्या क्या नहीं देख करा होगा उस लड़की ने, तो वहां घर बसने के जो चांसेस है ना, वो बहुत कम हो जाते हैं, मिनिमल. और सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई जेन्युइन इश्यूज है तो बात थाने तक जाएगी ही नहीं. क्योंकि अगर सही में किसी की कोई बात है तो वो अपने परिवार में बात करेगा. आप मुझे बताएं कि वो एक कहावत सुनी होगी ना आपने भी, कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. ठीक है. तो अब पुलिस वाले घर बसवाएंगे? काफी कम चांसेस हैं, राइट. टू बी ऑनेस्ट. और क्या होता है वो हम रोज देखते हैं. ठीक है. हैविंग सेड सो, उस एफआईआर में बाकी तो सेक्शंस जो लगे थे, 498 है, 406, 323, 354, ये सब लगे थे. द मोस्ट ड्रैकोनियन सेक्शन वाज आईपीसी 377. और ये क्या होता है? इट इज अननेचुरल सेक्स. नाउ द लेडी इज क्लेमिंग कि मेरे पति ने मेरे साथ अननेचुरल तरीके से संभोग किया, इंटरकोर्स किया, सेक्स किया. नाउ I would not be able to elaborate more on this, but people can really Google about it. However, section 377 बनी थी जेल के कैदियों के लिए, बिकॉज जेल में कैदियों के साथ ऐसा कुछ घटना या कृत्य हो जाते थे, ये उनके लिए बना था. ये कभी पति पत्नी के रिश्ते में नहीं. और अब तो कहते हैं जी मैरिटल रेप, मैरिटल रेप. यू वुड हैव हर्ड, एक PIL फाइल हो रखी है जिसपे द कंप्लीट फेमिनिस्ट लॉबी एंड द गैंग इज सेइंग कि लेट्स ब्रिंग मैरिटल रेप. नाउ हु विल सी कि ये कल रात को जो सेक्स हुआ था ये कंसेंशुअल था कि नहीं था, किसको पता. क्योंकि मान लीजिए आज रात को हम मियाँ बीवी हैं, इंटीमेट होते हैं, सुबह किसी बात पे हस्बैंड ने रात को कोई प्रॉमिस कर दिया या ईदर ऑफ द पार्टी ने कर दिया, सुबह जी कहा जी अरे मैं तो कैसे ही कह गया था या व्हाट्सएवर. अब लड़की के घूम गई, उसने जाके कह दिया जी कल तो पति ने मेरा रात को रेप करा था. तो मेल इसको प्रूव कैसे करेगा कि ये बात एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली माई पॉइंट. सो आई विल सजेस्ट मैन कि बेटा एक लॉग बुक बना लो, उस पर साइन कराओ, और एक जो है जियो टैगिंग के साथ आप वीडियो भी बनाएं, फोटो भी लें, लड़की के साइन. अब इसमें भी लड़की कह देगी मेरे से जबरन साइन करा लिए. अब उसके लिए 2 विटनेस बुलाओ, तो फिर तो बेडरूम कहाँ हो गया, फिर तो ड्राइंग रूम में ही कर लो सब कुछ, क्योंकि बेडरूम तो वो बचा ही नहीं ना. फिर तो क्योंकि अब अगर लड़के के माँ बाप जो कि या लड़के का कोई परिवार का सदस्य जो लड़के के साथ में है, अगर वो विटनेस है तो कहेंगे ये तो इसी के घर के लोग हैं, यही कह रहे हैं, तो भैया मेरे घर का तो कोई है नहीं. तो फिर लड़की के, फिर लेट्स मेक इट अ ड्राइंग रूम अफेयर, लेट्स डू सेक्स इन ड्राइंग रूम. राइट. सो दिस वाज दिस केस. एंड नाउ मतलब पुलिस की बेवकूफानियां, अजीब तरीके की बातें इसके ऊपर. एंड सो एनीवेज चार्जशीट पेश हो गई, सब चल रहा था, ट्रायल चल रहा है. डोमेस्टिक वायलेंस अलग से लगाया, CRPC 125 विच इज मेंटेनेंस, वो अलग से लगाया. सो सारा किस्सा ये चल रहा था. सो बट नाउ ही इज almost now 59 plus. Okay. He is still facing the cases. He is all alone. He has heart issues. He has other ailments. He is jobless past 4 years. But वो किस्से आज भी चल रहे हैं. Okay. वो आज भी चल रहे हैं. So
यहाँ से मेरी जो है 2018 से ये जर्नी शुरू हुई. 2020 when I completed, I thought कि ठीक है, I'll do legal consultancy or something like that. But then this brought this need of the hour, or this what is happening, because मुझे ये तो समझ में आ गया था कार्तिक जी तब तक कि ये जो हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो है पुरुष. Okay. तो महिला की आवाज देने को तो सैकड़ों बैठे हैं, कितने संगठन बने हुए हैं, यूएन नेशन से लेकर यहाँ से लेकर ये. तो मैंने बोला लेट्स व्हाई नॉट गिव वॉइस टू देम, व्हाई नॉट सपोर्ट देम, राइट. So what I do right now is I try to create awareness. I try to give them mental support, because if you see, the suicide ratio of married men is higher than married women. Okay. Right? आप 2022 का NCRB का डेटा देखेंगे, 1,22,724 पुरुषों ने सुसाइड करा है, जिसके बनस्पत महिलाओं का सुसाइड है 48,172. ट्रिपल. ओके. इश्यूज, मेंटल हेल्थ, मैरिज प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल, जॉब इश्यूज, ऑब्वियसली आसान नहीं है. आसान नहीं है. आज की आप देख लीजिए, आफ्टर कोविड जॉब क्रंच की हालत देख लीजिए, कितना मुश्किल है एक एक दिन सरवाइव करना. True. अब उसके बावजूद हम लड़कियां अगर ये कहें कि मैं तो इक्वालिटी की बात तो मैं पूरी करूंगी, पर मैं इक्वल कंट्रीब्यूटर नहीं बनूंगी, तो कैसे चलेगा? एक्चुअली चैलेंज, मेरा कमाया तो मेरा, और तुम मेरा कमाया मेरा, पर तुम्हारा कमाया जो है वो घर का. अरे फिर हम इक्वालिटी कहते हैं तो इक्वालिटी बॉस सब जगह दिखाओ ना. फिर आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि शॉपिंग करने गए हैं तो मेरा पति ही बिल दे, खाना खाने गए हैं, डिनर करने गए हैं, बर्थडेज एनिवर्सरीज, सब कुछ वही करे. लेट्स टॉक ऑफ इक्वालिटी. वो सिचुएशनल इक्वालिटी, मतलब हाँ, जो मुझे सूट करता है ना वहां तो मैं इक्वल हूं, जो मुझे नहीं करता. वैसे देखिए, अब मैं आपको एक वर्जन बताती हूँ, आप सुनेंगे इस वर्जन को. तो एक वर्जन ये है कि आई एम अ वेरी केपेबल वुमन, आई एम अ स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, एजुकेटेड वुमन. मैं खुद कमा सकती हूँ, अपने आप जी सकती हूँ, मुझे तुम्हारे 10 रुपए की जरूरत नहीं है. ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जब हमारे मियाँ बीवी के बीच में जो कहते हैं ना, जब कभी आर्ग्यूमेंट्स होती है, झगड़ा, ये कॉमन स्टेटमेंट्स आते हैं. ठीक है, कोर्ट में, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन, मैं तो जी नहीं सकती, मेरे पास तन पे ढकने को कपड़ा नहीं है, मेरे पास छत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, सब मुझे तो मेंटेनेंस दिलवाए. फिर कहां गए? फिर पढ़ाई लिखाई कहां गई? आज की डेट में आई थिंक मोस्ट ऑफ द वीमेन आर गेटिंग अ डिसेंट एजुकेशन. एटलीस्ट उतनी एजुकेशन तो मिल रही है कि हम अपना पेट भर सकते हैं, अपने तन ढकने का कपड़ा भर सकते, ले सकते हैं. ठीक है, सरकार इतनी स्कीमें निकाल रही है महिलाओं के लिए. कौन से, अभी तो देखा आपने प्री इलेक्शन कितनी स्कीम्स थी. सो इस कॉन्वर्सेशन से थोड़ा सा, मतलब एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, कि जो लॉ है, जुडिशरी है, लीगल सिस्टम है इंडिया का, क्या ये वाकई ही इक्वली ट्रीट करता है मेल और फीमेल को, या फिर ये इक्वालिटी सिर्फ वर्ड्स के लिए ही रखी जाती है? सो I'll answer in 2 parts. ठीक है, इफ यू गो बाय लॉ बुक, तो उसमें बहुत सी जगह पे स्पाउस वर्ड यूज हुआ है. अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करेंगे, वहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा है महिला या पुरुष, मैन और अ वुमन, स्पाउस, राइट. क्योंकि ये हमारा कॉपी पेस्ट है, तो कॉपी पेस्ट में स्पाउस चलता है. पर जब जहां हम देखते हैं कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस आर फाइल्ड बाय वुमेन, तो हम इसको अपने हिसाब से ट्वीक कर लेते हैं. सो लॉ इज एन इंटरप्रिटेशन. लॉ इज एन, लाइक इफ देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ वन पर्टिकुलर सेक्शन, आप उसको पढ़ेंगे, आप अपने तरीके से समझेंगे, मैं अपने तरीके से परसीव करूंगी, कोई तीसरा पढ़ेगा तो वो अपने तरीके से समझेगा. इट इज एन इंटरप्रिटेशन. बट इंटरप्रिटेशन का मतलब कार्तिक जी ये नहीं है कि आप ईस्ट कह देंगे, मैं वेस्ट कह दूंगी, वो साउथ कह देंगे. कहीं ना कहीं हम इंटरप्रिटेट उसको कॉमन ग्राउंड्स पे करेंगे. हमारे शब्द, जब जिस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, शायद हमारे शब्द बदल सकते हैं, बट उसका कोर क्रक्स जो रहेगा वो सेम रहेगा. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. ओके, ठीक है. तो अब जैसे कि हम कहते हैं कि CRPC 125, ठीक है, ये क्या होता है CR? ओके, सो जैसे कि हम कहते हैं HMA 24. So it is one kind of a pendulite maintenance. So during the pendency of the litigation, either of the spouse is entitled to file this HMA 24 case. ठीक है. So
अब इसमें लड़की फाइल करती है, ठीक है, HMA 24 भी लगा देगी, बहुत आराम से उसमें उसको पैसे दिलवा दिए जाते हैं। मैंने तो देखा नहीं कि किसी लड़के की, किसी पुरुष की पिटिशन जो है एक्सेप्ट भी हो जाए। एक्सेप्ट नहीं होती है, पहले तो एक्सेप्ट नहीं होती है, और वहां ये कहते अरे बीवी से पैसे लोगे। अरे भाई, जब ये लॉ ये कहता है इट इज जेंडर न्यूट्रल, तो हम इसको कोर्ट में जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं रखते? असल में देखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये कहते हुए, और शायद ऑडियंस को भी लगेगा कि मैं किस तरह से इसको बहुत ब्लंटली ये बोल रही हूं, पर जो वहां बैठे हैं उस कुर्सी पर, जिनको हम माय लॉर्ड कहते हैं, वो खुद को सच में ही लॉर्ड समझ लेते हैं। एक बार को लॉर्ड भी सोचते होंगे अपने फैसले पर, क्योंकि लॉर्ड को भी लगता होगा जो हमारे सही में भगवान है, जिनको हमने कभी नहीं देखा, जिनको हम सब पूछते हैं या अपने अपने रूप में मानते हैं, उनको भी कभी लगता होगा यार ये फैसला मैंने गलत कर दिया। वो अपनी सोच कभी रखते होंगे, पर हमारे यहाँ तो जो नीचे लॉर्ड बैठे हैं उनको तो कुछ लगता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल हैं, पर जब हम कोर्ट में जाते हैं तो उसको जेंडर स्पेसिफिक वे से देखा जाता है, एक पर्टिकुलर जेंडर से देखा जाता है। वहां सिर्फ और सिर्फ अभिप्राय या प्रेरोगेटिव या टारगेट या आप ये कह दे विमेन अपीजमेंट ही रहता है। किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ महिला को हमने रिलीफ देना है, ये प्राइम टारगेट होता है। वन हैज टू गिव अ वेरी वेरी टफ फाइट, वन हैज टू फाइट रियली हार्ड टू स्पीक अबाउट a man's part, even though you are innocent, and Allah says you are innocent until proven guilty, right? So it doesn't applies here. It doesn't applies here. Even थाने में या कहीं पर भी कहते हैं अपराधी, ऐसे करके बुलाते हैं ना पुलिस वाले। I tell them, बॉस ये आरोप है, ये सिद्ध होंगे तब ये आरोपी बनेगा, जब इसके प्रमाण आएंगे। आप इसको इसका नाम है इस बच्चे का, इसको उस नाम से बुलाइए। अपराधी इसका नाम है क्या? आपने वो फिल्म देखी थी ना एक, जिसमें कैदी नंबर 786 कहते थे, तो क्या वो उसका नाम है? दिस इज अ रॉन्ग ट्रीटमेंट। सो इसमें मैम अगर हम नंबर्स की बात करें तो जैसे 498A है, अब इसमें रेशियो क्या है आज के दिन, अगर कोई कुछ इस तरीके का डेटा हो कि कितने रियल केसेस हैं और कितने फेक केसेस हैं, अगर एक कॉन्टेक्स्ट को समझने की हम कोशिश करें जो आपने अभी बताया, तो ये नंबर्स किस तरीके की बात करते हैं? आई वुड नॉट हैव द लेटेस्ट डेटा, पर 97%, आप 95 मान लीजिए, 95% केसेस आर फेक। 95 व्हेन इट कम्स टू 498A। देखिए, अगर आप 498A की डेफिनेशन देखेंगे तो वो कहता है कि क्रुएल्टी डन बाय हस्बैंड और द रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड टुवर्ड्स द वाइफ और द बहू, राइट? अब वो उसमें क्रुएल्टी को भी दो प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। वो इस हद तक कही गई है कि जिसमें कि आप उससे, लड़की की कोई चीज थी, उससे आप उसकी मांग कर रहे हैं या उसको उस हद तक प्रताड़ित कर रहे हैं कि उसके जैसे हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कोई शरीर का अंग खराब हो जाए, कोई जान को खतरा हो जाए, उस हद तक की। बट इट डजंट हैपन्स। फिर भी इसको जो है, इसमें कहीं डाउरी शब्द का इस्तेमाल नहीं है, इट इज क्रुएल्टी टुवर्ड्स अ वुमेन, राइट? पर इसको फिर भी दहेज की प्रताड़ना, पुलिस बोलती है दहेज की प्रताड़ना। अरे कहाँ लिखा है इसमें दहेज की प्रताड़ना? बट इट इज अज्यूम्ड कि अगर आप परेशान कर रहे हैं तो आप कुछ मांग ही रहे होंगे। लड़की कहती है जी मैं तो शादी में इतना सामान लेके गई थी, मेरे पिताजी ने इतने की शादी करी, उसके बाद पिछले 3 साल से ये मुझसे रोज स्कॉर्पियो मांगते हैं। अब उनके खुद के घर के नीचे 2 गाड़ियां खड़ी हैं, चलाने वाले घर में 2 ही लोग हैं, फिर भी वो कहते हैं तो स्कॉर्पियो मांगते हैं। आप ऐसे ऐसे किस्से लिखे होते हैं, मतलब यू कैन मेक आउट बाय द वे अ पर्सन इज स्पीकिंग, या जिसको हम कहते हैं ना कि आप किस एरिया में रहते हैं, क्योंकि हर एरिया का एक वो रहता है ना कि इस तरीके की लोकेलिटी यहाँ रहती है, क्या वहाँ के प्राइस, प्रॉपर्टी के प्राइसेस होते हैं, जैसे उस तरीके से, उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझा रही हूँ। तो उससे पता चलता है कि आपने क्या खर्च करा होगा। देखिए, अगर मुकेश अंबानी जी खड़े होकर के कहते हैं कि मैंने अपने बेटे की शादी पे इतना खर्च करा है या बेटी की शादी पे, तो गले उतरेगी। पर अगर कोई आम व्यक्ति, मैं या आप, इस तरीके की बात करें तो क्या किसी के गले उतरेगी?
बिल्कुल नहीं। यू कैन मेक आउट सीइंग कि 50 लाख खर्च हुए जी, इतना नकद दिया। अरे बॉस, आप सोच के तो बोलो क्या बोल रहे हो, इसके रिपरकशंस हैं। And that is where we put awareness to people कि give it a tough fight. We train men mentally, give a tough fight. अगर आज कोई ये कहता है ना कि मैंने 50 लाख या 20 लाख या 25 लाख रुपए मैंने नकद दिया है, भाई पहले सोर्स बताना कि तुम्हारे पास ये नकद रुपया आया कहां से। इतना पैसा आया कहाँ से था? That's it. So now we train men to give them tough fight. That's it. सो इसी से एक पॉइंट निकल के आता है मैम कि काफी बार ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है उसके माइंड में इस तरीके की चीजें नहीं भी हो तो इतने फेक एलिगेशंस ये सारी चीजें होती क्यों है? कहीं ना कहीं कोई तो मोटिवेशन होगा, नॉट इन एवरी केस, बट कहीं ना कहीं फीमेल्स को भी पंप अप नहीं किया जाता इस चीज में टू कि आप ये भी कर दो, आप ये भी कर दो। तो इस बारे में रियलिटी क्या है कोर्ट के बाहर, जो लोग सजेस्ट करते हैं या जो एडवोकेट सजेस्ट करते हैं, उसका आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे? देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, अक्यूमुलेट हो जाती हैं, ठीक है। हर घर में होती है, हर रिश्ते में होती है। मैंने पहले भी कई दफे इस बात को कहा है, भाई बहन के बीच में भी होती है, बिल्कुल ठीक है। बेटी और फादर के बीच में भी होती है, बट बेटी जाके वहां घरेलू हिंसा नहीं लगा देती है, यहाँ तो हमें हथियार मिला है, फट से लगा दो, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अब ये जो दिन भर के किस्से हैं ना, ये हम कहीं डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड अपने घर में पेरेंट्स के साथ या जो भी है, ठीक है। वहां इनको सुना जाता है। अब क्या होगा, देखिए मैं जब किसी दूसरे की बात करूंगी तो अपने तरीके से आपको, क्योंकि आप वो पक्ष तो सुन नहीं रहे ना। आप मेरी फ्रेंड, मान लीजिए मेरी फ्रेंड के साथ कोई झगड़ा हुआ, मैंने आपको बात बताई, तो आपने वही सुना जो मैंने आपको बताया और जो मैंने महसूस किया। बेसिकली जो मैंने महसूस किया वो मैंने शब्दों में बयान करा आपसे। आपने मेरी फ्रेंड को नहीं पूछा कि मोनिका ने ये मुझसे कहा, क्या ऐसा हुआ था, क्या ये बात सही थी, क्या ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई थी, क्या वही बोल रही थी या तुम ही ऐसा बोल रही थी। ये तो वैलिडेशन कभी हुआ ही नहीं। अब क्योंकि ठीक है, यू हैड अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन मी, लाइक if I will do this with my mother has a vested interest in me or my father, right? खून का रिश्ता है, ठीक है। अब आप कहेंगे जी वो उनसे ना कहें तो किससे कहें, उस पर भी अभी आते हैं हम। तो ठीक है, आपने कहा, पर आप वैलिडेट तो करिए। आपको भी पता है, देखिए आपने भी सोच समझ के किसी अच्छे परिवार में, एक अच्छे जिसको कहते हैं सुगम परिवार में अपनी बेटी की शादी करी है, बड़े हर्षोल्लास के साथ करी है। और जिस जिस बच्चे ने वो शादी करी है उसने भी परिवार बसाने के लिए करी है, ठीक है। क्यों वो ये नॉनसेंस करेगा, क्यों वो वायलेंस करेगा या क्यों वो झगड़ा करेगा? और हो सकता है झगड़ा इसी बात का हो कि यार मेरे कपड़े नहीं आए प्रेस होकर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इफ यू आर अ होम मेकर और व्हाट्सएवर, या आपस में बात ही कर ली, तो उसने कह दिया मेरा ही काम है क्या ये देखना, इस पर आर्गुमेंट हो गई कि मेरे कपड़े नहीं आए प्रेस होकर। एकदम छोटी छोटी चीज, मतलब ये छोटे ही किस्से हैं। नमक ज्यादा हो गया, तेल ज्यादा हो गया, और ये हम दोनों ही कहते हैं। देखिए लड़का भी कहता है, लड़की भी कहती है, राइट, पर वर्जन सिर्फ एक ही का जाता है। अब यहां से गई है पेरेंट्स के पास, ठीक है जी। अब ये रोज चल रहा है किस्सा, रोज डाउनलोडिंग हो रही है। ये जो एक आ गया ना डिवाइस 5G का, इसने बर्बाद कर दिया जीवन। वीडियो कॉल करके हम घटनाएं सब चीज बताते हैं, दिखाते हैं, सब होता है, ठीक है। अब उसके बाद उनका अपनी प्रोसेसिंग हुई, चलता रहा। तो कहीं ना कहीं दामाद के प्रति एक कहते हैं ना हीन भावना, थोड़ी सी नेगेटिविटी, अरे हमारी बेटी को बड़ा, वो आपके फिर स्वभाव में झलकने लगता है, ठीक है। इस तरह से रिश्तों में दूरियां आती हैं। अब जब तक तो चली, अच्छा यहीं पर पेरेंट्स ने इधर उधर और लोगों से बात करना, और आजकल तो देखिए सोशल मीडिया पे सब कुछ साफ है। यूट्यूब खोलिए, अभी 498 डालिए तो शायद 50 वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। अब सही कितने हैं वो एक अलग मसला है, वो अलग टॉपिक है कि सही दिशा में कितने हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी हमारे कहीं ना कहीं देखिए फैमिली में, हर एक की फैमिली में आपने देखा होगा एक डॉक्टर, एक वकील रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं निकल ही आता है। तो हम उससे रिश्तेदारी में, जिसको कहते हैं ना कि एक भाईचारे के नाते बात कर लेते हैं। अरे ऐसे कैसे जी, ऐसे हमारी बिटिया को इतना परेशान कर रखा है। अरे साहब आप तो बता देना किस दिन करना है, खींच देंगे सबको, नाक रगड़ के आएंगे, हमारी बेटी बिटिया के पैरों में गिर जाएंगे, यहां से सब नाक रगड़ के इसको लेकर जाएंगे। उसके बाद हमारी बेटी की सुनेंगे, ये बेटी की सुनेंगे मतलब क्या है?
तुमने चाबी का छल्ला थोड़ी खरीदा है कि बेटा उंगली में लेकर या ऐसे ऐसे घुमाओगी या सुदर्शन चक्र है ये। शादी करिए, जैसे रिश्ते जिए जाते हैं वैसे जिए, राइट। उसके बाद वहां से पहुंचाइए हम लोगों के पास, राइट। माइन इज अ डिफरेंट केस बिकॉज आई डू नॉट टेक विमेन केसेस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। आई डू नॉट टेक, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी मुझे लगता है मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि कोई जेन्युइन भी होगा जिसको शायद मेरी जरूरत होगी। बट अब मैंने आपको बताया, अगर मैं उस रेशियो पे चलूं 95 to 97%, तो मैं कहाँ वो 100 में से 3 जेन्युइन निकालूंगी, ठीक है। सो आई डोंट डू दैट। सो उसके बाद में आपने बना दी एक कंप्लेंट और उसमें तड़का मसाला हींग जीरा छौंका पूरा कर दिया बराबर का। चल बेटा चल थाने चल। लड़की पहुंच गई थाने। उसके बाद लड़के को कॉल आ गया, जी आइए आप काउंसलिंग करनी है, मेडिएशन करना है। क्या काउंसलिंग हो रही है, क्या मेडिएशन हो रहा है? वहां तो आप धमका रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं ले जाओ इसको। और लड़की कहेगी जी मैंने तो नहीं रहना, मुझे तो न्याय चाहिए। वहां कहती है मुझे न्याय चाहिए, मैंने नहीं रहना, ठीक है। उसके बाद जब नहीं रहना तो पुलिस भी जबरन तो किसी को क्या ही कहेगी, ठीक है। नहीं रहना, कोई बात नहीं, नहीं रहना, चलो फिर भैया इतने पैसे तो सेटल करो। नाउ दिस इज वेयर people like us pitch in and we play a very important role in someone's life. We tell them no problem. बोलो पुलिस वाले को साहब मेरे स्टेटमेंट ले लो, अगर मैंने कुछ किया है तो बता दे, साबित कर दे, और अगर मैंने किया है तो जाहिर सी बात है कि मैंने जुर्म किया है तो मैं सजा का हकदार हूं, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। पर अगर किया है तो वो तो साबित होगा ना, because there has to be evidence, there has to be witness. And let me tell you one beautiful thing. You know, people will get very enlightened to hear this. In a case of 498A, the burden of proof is on girl. She is supposed to prove कि ये घटना हुई थी नहीं हुई थी, ऐसा हुआ था नहीं हुआ था। हर चीज जो उसने अपनी कंप्लेंट में लिखी है, जो आपकी एफआईआर में गई है, ये उसी को बतानी है, और उसको उसके सबूत भी साक्ष्य भी लाके देने हैं, और अगर कोई विटनेस है तो विटनेस भी उसी को लाकर देने हैं, राइट। अब I'm very sorry to say, I feel very sorry that देखिए डॉक्टर, टीचर्स एंड एडवोकेट्स, it's a very very respectable profession, right? आप पैसा बहुत कमा लेंगे, पर अगर आप एथिकली प्रिंसिपली काम करें तो, और पैसा आनी जानी चीज है, हाथ की मैल है। 2 कम होगा तब भी आप जी जाएंगे, 2 ज्यादा होगा तो आपकी महत्वाकांक्षाएं थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो और जबकि लड़की के केस में तो पैसे मिलते ही क्या है, मुझे तो नहीं लगता कुछ खास कुछ होता हो, क्योंकि वो तो जब मेंटेनेंस वगैरह कुछ अवार्ड होती है तब होता है, क्या पैसे मिलते होंगे, मिलते भी होंगे तो चलिए ठीक है, आई हैव गॉट नथिंग टू डू। बट देन ऑल आई एम सेइंग इज कि जो अगर आपको सही में लगता है कोई लड़की विक्टिम है, तो जो है उतनी बात को बनाए, उतनी लिखें, और ऑब्वियसली उसको जस्टिस दिलवाए। The idea is to get justice. The idea is not to harass the opposite party irrespective of the gender, चाहे वो कोई भी हो। True. So एक चीज बहुत अच्छी समझ में आई अभी आपने जो बात बताई कि 498 में, और ये सभी फीमेल्स के लिए है, अगर आपको पंप अप किया जाता है, कोई भी आपको मोटिवेट करता है, चाहे वो कोई नोन हो, चाहे एडवोकेट हो, या कोई भी हो, कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लास्ट में आपको वो सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा। और वो प्रूव करने में अगर आप फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बैक स्टेप पे जाना पड़ेगा, और वो आप ही के लिए बेकार चीज है। प्रूफ होते ही नहीं है कार्तिक जी। आई सी दिस इन द कोर्ट्स। क्रॉस में लड़की को पसीने आ रहे होते हैं, मतलब हालत ऐसी होती है कि जब क्रॉस होता है कि वकील साहब पानी दे दो, गला सूख रहा है, क्योंकि झूठ का तो गला सूखना ही सूखना है ना। I have seen this. I am telling you, I do this. I have seen this. क्योंकि वहां पर जवाब बड़े लिमिटेड शब्दों में देना होता है, कहानी नहीं चलती है, हाँ या ना, हाँ या ना। बताओ जी आपके साथ ऐसा हुआ था? हाँ साहब। अच्छा जी, तो उस दिन और कौन था? मम्मी पापा ताया जी? हाँ जी। ना जी, खत्म। सो क्रॉस एग्जामिनेशन इज एन आर्ट, क्योंकि दैट इज वेयर द क्रक्स कम। उसके अलावा अब लड़की के पास कोई साक्ष्य है, जैसे इतना सामान दिया, वो सामान दिया, आप लाइए उसके बिल, कोई दिक्कत नहीं है, लाइए ना, हम कब मना कर रहे हैं, लाइए, हर चीज के दीजिए आप साक्ष्य, कोई बात नहीं। आई विटनेस है तो वो भी लेके आइए आप तो। अब एक पॉइंट और इसमें आपसे समझना चाहूंगा मैम मैं, कि डेफिनेटली पिछले पास कुछ सालों में फेक केसेस और ये सारी चीजें बहुत बढ़ी हैं, है ना। ऐसे एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स
जनरल लोगों ने भी, अभी आम जनता ने भी, मेरे जैसे लोगों ने भी देख लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा उन फीमेल्स पे नहीं आ रहा जिनको इसकी रियली जरूरत थी। तो उनकी लाइफ में डिफिकल्टी का लेवल कैसे इंक्रीज हुआ है कि कोई लड़की सही है, उसके साथ वाकई ही कुछ बुरा हुआ है, लेकिन अब उसके लिए वो, क्योंकि अब समाज में एक नजरिया बदल रहा है जो कि अगले 2-3 साल में मेरे ख्याल से और इस तरफ बढ़ेगा कि ये केसेस फेक होते हैं, तो वहां पर उनको क्या भुगतना पड़ता है? देखिए 3-4 लड़कियां तो मुझको भी अप्रोच करके फोन पे बात कर चुकी हैं मुझसे कि मैम मेरी अब शादी नहीं हो रही दोबारा। अच्छा, क्यों? वजह मैंने जानने की कोशिश करी। उसका जेन्युइनली डिवोर्स हुआ था, उसका जेन्युइन कोई इशू था एंड म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हुआ है। शी हैजंट डन एनीथिंग लाइक दैट, राइट? आई एम नेमिंग 4 ऑफ द विमेन, राइट? हाउएवर, क्योंकि अब लड़के इतने डर गए हैं, इतना सारा ये हो गया है, तो वो पहले तो पूरी इंक्वायरी करते हैं आस पड़ोस में, या जिसको कहते हैं पूरी, जिसको पूछताछ करते हैं, वो करते हैं और करनी भी चाहिए। पर मानती हुई लड़कियों के केसेस में ऐसा कुछ नहीं निकल के आया कि इनका डिवोर्स किस वजह से हुआ या क्या है। हाउएवर, फिर भी वो कहते हैं ना कि एक, क्योंकि वो कहते हैं छाछ का, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो अब फिर भी लड़के के मन में ये दुविधा रहती है कि डिवोर्स हुआ तो हुआ क्यों था। हो सकता है कोई लड़के की वजह से इशू हो, कोई कल्चरल इशू हो, विचार ना मिलते हो, कुछ हेल्थ इश्यूज ईदर ऑफ द पार्टी को हो, तो वो भय में उस पर भी भरोसा, जिसको कहते हैं ना, भरोसा उड़ गया। तो नाउ दे आर हैविंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। जो बोया है वो काट रहे हैं अब हम। बिल्कुल। तो मैं तो अभी भी कहूंगी कि मुझे इन कानून से कोई जिसको कहते हैं ऐतराज नहीं है, चाहे वो सेक्शन 498 हो, चाहे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे जो भी हो, राइट? आपका राइट है, एंड इफ यू आर राइट, फाइट फॉर योर राइट। ऑल आई विल से इज दैट, राइट? अगर आप सही हो तो डेफिनेटली लो, बिल्कुल बिल्कुल लड़िए। एंड और अगर आपके वकील साहब कहीं ना कहीं कुछ उसमें एक्स्ट्रा गार्निशिंग, तड़का मसाला लगा रहे हैं, तो कहिए वकील साहब ऐसा कभी हुआ ही नहीं, यही हुआ है। एंड यू नो, अब इसमें आपको मैं कोर्ट का पैरोगेटिव बताती हूँ। एक तो मैंने आपको समाज वाला पैरोगेटिव बताया। अब वो कहते हैं झूठ जो है ना, वो इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है कि शायद मैं किसी दिन सच बन जाऊंगा, वरना अपनी आवाज ऊंची करके सच को तो दबा लूंगा। और सच शांति से खड़ा हुआ किसी कोने में उसका तमाशा देख रहा होता है कि बेटा कब तक तू चिल्ला सकता है, और जिस दिन मुझे 1 सेकंड की जगह तूने दी ना, मैं उस दिन सच बन के इतना बड़ा बन के आऊंगा कि उस दिन तेरे खड़े रहने की भी जगह नहीं रहेगी। तो लड़के का पक्ष आज ऐसा है। तो अब इसमें क्या है कि नाउ देयर आर, व्हेन वी से द प्रेरोगेटिव ऑफ कोर्ट्स इज लाइक दैट, कि आई हैव सीन द गर्ल्स शाउटिंग ऑन टॉप ऑफ देयर वॉइस, हल्ला मचा रही होती हैं, जजेस के साथ आर्ग्यू करती हैं, सब कुछ तमाशा वहां हो रहा होता है कोर्ट्स में, एंड जस्ट टू प्रूव देयर पॉइंट, व्हाट आई जस्ट सेड, झूठ वाली कहानी, राइट? क्योंकि झूठ हमेशा चिल्लाता है और सच सिर्फ तमाशा देखता है। पर जो सच्ची लड़की है वो बेचारी ना वहां चिल्ला रही है ना कुछ, वो तो हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी है कि साहब मुझे न्याय दें। अब उसको ये कहा जा रहा है, अरे क्या यही करते रहेंगे, क्या तुम्हारे ही केस में पड़े रहेंगे, अरे हो गया ना, इतना ही मिलेगा, ऐसा ही होगा, यही होगा, अरे ठीक है अगली डेट पे आना। उसको तारीख पे तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख, आज भी गई नहीं, उसको तारीख पे तारीख मिल रही है। आई हैव come across those women also now, and they have approached me, so I don't take, but yes, I have asked some other advocate to expedite that, because I personally believe and feel that she needs justice. ऐसा ही एक सेगमेंट है कि जब डाइवोर्स हो जाता है, मान लीजिए कपल के कोई बच्चा था है, तो जितना मेरे को समझ में आया, जितनी स्टोरीज वगैरह मैं न्यूज में देखता हूँ या अपने आसपास देखता हूँ, फादर को हमेशा ना, जैसे वो दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, कुछ वैसा ट्रीटमेंट होता है। जबकि अगर मैं मेरी पर्सनल लाइफ देखूं तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं या मेरी मम्मी मेरे से ज्यादा प्यार कर सकते हैं। दोनों अपने तरीके से करते हैं, दोनों का अपना जताने का तरीका अलग है, इमोशनल वैल्यू अलग है, सारी चीजें हैं। लेकिन स्टिल जब इस तरीके के केसेस में कुछ
रिजल्ट आउटकम निकाला जाता है तो फादर को हमेशा दरकिनार क्यों कर दिया जाता है, या फिर एक हल्का सा वो एक टिंज फील होता है कि ना बाप को चेक की तरह देखा जाता है सिर्फ, ऐसा क्यों जी, होता है? एक इंसान की, या एक, अगर आप बिहेवियरल पैटर्न पढ़ेंगे, एक जानवर को भी, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ लाइफ, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, कभी बंदरों के झुंड को देखा है आपने? बच्चे कैसे चिपकाए हुए घूमते हैं, जरा सा बच्चा आगे जाए तो वो कैसे भाग के बच्चे को अपने ऐसे खींचते हैं। तो ये एक, जो लोग, हम ह्यूमन बींग्स तो नहीं कहूंगी, लिविंग बींग्स, उनके अंदर ऊपर वाले ने ये सेंस दी है कि हम अपने बच्चों के प्रति बहुत जैसे कहते हैं ओवर प्रोटेक्टिव, और हमारी जान अटकती है, हमारी कमजोर नस है। तो ये आपकी कमजोर नस इस बहाने यहां दबाई जाती है। पैसे तो आप मांगते हैं पिता से बच्चे के नाम पर बच्चे को मिलने नहीं देते हैं। देयर आर एम्पल ऑफ मेन हु हैव फाइल्ड चाइल्ड कस्टडी केसेस, राइट? कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद भी डेजिग्नेटेड प्लेस पे जिसको कहना चाहिए कि बच्चे को मिलवाना है, या डेजिग्नेटेड टाइम पे व्हाटसोएवर, नहीं लाएंगी मदर, डिफॉल्ट करेंगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगी, पर्पसली करेंगी, कहानियां बना देंगी। और कहानियां ऐसी बनाएंगी कि कभी कभी तो जज साहब भी ऐसे कहेंगे कि अब क्या बोलूं, पता तो उनको भी चल रहा है। मतलब मैं बहुत दुखी हूं इस बात को कहते हुए कि इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता कि एक बच्चा अपने पिता से मिलने के लिए कचहरी जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता। और एक फादर को तड़पना पड़ता है बच्चे के लिए। इट टेक्स अ लॉट टू आस्क अ मैन कि भाई थोड़ा, कोई नहीं, दिल को संभालो, मन को संभालो। कहना बहुत आसान है, नहीं भूलते हैं। पीपल क्राई, मतलब मोटे मोटे आंसू से रोते हैं, क्योंकि उस बच्चे में जान तो माँ की भी अटकती है और बाप की भी उतनी, लेकिन माँ की कितनी अटकती है वो तो परवरिश बताती है। देखिए, हम माता पिता या कुछ भी बाद में है, पहले हम इंसान तो बच जाए अच्छे, रिश्ते बाद में आते हैं, पहले हम इंसान ही पैदा होते हैं ना। हमें समझ में आती है, जब हमारी थोड़ी थोड़ी बुद्धि आती है, आंखें खुलती है कुछ, तब हमें पता चलता है, हमें बताया जाता है ये हमारे पापा है, ये हमारी मम्मी है। बिल्कुल। और कितने दुख की बात है कि एक बच्चा कोर्ट में जाकर अपने फादर को अंकल कहता है, या पहचानता नहीं है, अंकल कहता है। मतलब जिसको कहते हैं कार्तिक जी, धाड़ के लड़के रोए हैं। मतलब वहां तो एक तो सबसे बड़ा हमने समाज का इस सिस्टम ये बना रखा है, लड़का है तू, सॉरी लड़की है तू, रो कैसे सकता है, पगला है, अरे ऐसे कैसे, अरे ऐसे कैसे, अरे क्यों क्यों नहीं रो सकता? क्या हम उससे ये हक भी छीन लेंगे अब? क्यों? इमोशंस है ना। बिल्कुल। मैं अगर बात कर रही हूं कार्तिक, तो मेरा भी मन भर रहा है इस बात को कहते हुए, ठीक है? क्योंकि मैं रोज ये सुनती हूं। आप मानेंगे, मेरे कई सारे कंसल्टेशंस होते हैं, तो कई बार कंसल्टेशंस में मदर्स, पेरेंट्स लड़के के बैठे होते हैं, खुद वो रो रहे होते हैं, यहाँ से मेरा मन इतना वो भर जाता है, एंड इट टेक्स मी अ लॉट। मैं उस कंसल्टेशन के बाद बहुत देर बाद उसमें से बाहर आ पाती हूँ। और इसीलिए मुझे, मेरे पास जितने लोग आज तक टिल डेट तक जिनको मैंने काउंसिल किया है या कंसल्ट किया है, मुझे हर एक जुबानी याद है, मुझे हर एक का बैक स्टोरी की क्या है, क्यों मुझसे बात करी थी, मुझे वहां से सब याद है, बिकॉज दैट इज हेयर, दैट इज क्लोज टू माई हार्ट। आई बिलीव ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, कि मुझे 50 लोगों से बात करनी है कि 60 लोगों से बात करनी है। आप दिन में उतने ही घंटे प्रोडक्टिव हो सकते हैं जितने घंटे हो सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर सब्जेक्ट, कि उसके बाद इतने आराम से, शातिरता से लड़की जो है इसका कंटेम्प्ट करेगी। सैटरडे को मान लीजिए कोर्ट ने डिसाइड करा कि बच्चे की छुट्टी होती है, उस दिन सैटरडे को ट्यूशन, खुद ही कह दिया आपने एक डेट पे कि सैटरडे को ट्यूशन की छुट्टी होती है, उस दिन जी इसकी एक्स्ट्रा क्लास आ गई। अरे तीसरी दूसरी क्लास का बच्चा है, कौन सी एक्स्ट्रा क्लास आ गई? पीएचडी कर रहा था क्या? ये तो बहाने होते हैं बस। तो मैं तो सिर्फ, देखिए मैंने पहले भी ये बात कही है, मैं फिर ये कहूंगी, भावना होना, इमोशनल होना, इमोशनली रिच होना अच्छी बात है, पर अपने इमोशंस को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी मत बनाइए, ताकि कोई भी आपके ऊपर हावी हो जाए, खास तौर से आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी हो जाए।
ये क्या मतलब हुआ? अब बात करते हैं को पेरेंटिंग की, तो कहाँ है को पेरेंट? अगर हमने बहुत कुछ वेस्ट से कॉपी किया है तो बाहर, और हमारे उसमें लिखा गया हमारे लॉज में, आप देखें कि बच्चे की जिम्मेदारी दोनों ही माता पिता की है। बच्चा किसी एक की वजह से संसार में नहीं आया, दोनों की जिम्मेदारी है, और उसका पालन पोषण करने की भी जिम्मेदारी दोनों की होती है, ठीक है? इट्स नॉट दैट यू ओनली आस्क द फादर टू पे द कंप्लीट बिल्स, फेयर एनफ, but then at least allow the child to spend vacations or some good amount of time in the weekends with the child, with the father. ये काफी मतलब इसमें है, ये बहुत इश्यूज आ जाते And हैं। now that girl is happily living with his father, and she said her journey, वो लड़की शायद आधा घंटा बोली होगी कार्तिक जी, पर वो रोई सिर्फ, और मतलब इतना भरा हुआ था उसके मन में, दर्द इतना भरा हुआ था कि वो निकलता। और दैट डे वाज फादर्स डे, नो मदर्स डे, सॉरी, फादर्स डे तो अभी गया, दैट वाज मदर्स डे। सो शी सेड, मैं आज सबके सामने 150 लोगों के सामने कह रही हूँ कि मेरे माता भी यही और मेरे पिता भी यही है, और मैं बहुत खुश हूँ अपने फादर के साथ में। मेरी मदर ने, मतलब शी एक्चुअली रीच टू अ लेवल जहां पे उसको सुसाइडल थॉट्स आए, वो सुसाइड मोड पे चली गई वो, क्योंकि वो इतनी परेशान हो गई। हम ये नहीं सोचते कि बच्चे के ऊपर बच्चे पे उसका अरे आप impact बच्चे आ का रहा तो है। सोच। सो मतलब जब हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो रियली उसमें एक ग्रे जोन रहता है। हम इसको ना व्हाइट और ब्लैक लेवल पे नहीं देख सकते जी। कि मतलब एक ही पैरामीटर से हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्टोरी अलग होती है, हर स्टोरी की सिचुएशन अलग होती है, लोग अलग होते हैं, किरदार अलग होते हैं। तो जो एक नैरेटिव हम बना लेते हैं कि लड़की है तो सही ही होगी, लड़का है तो गलत ही होगा, ये अभी नहीं दिखता। जैसे एक दो एग्जांपल्स अभी रिसेंटली मैंने न्यूज में देखे कि अरुणाचल प्रदेश का केस है जहां पर शायद बहन ने अपनी छोटी बहन जो कि 15 साल की थी उससे अपने हस्बैंड पे कुछ पॉस्को एक्ट होता है, पॉस्को, वो लगवाया अबाउट अ फेक रेप, जो कि बाद में प्रूव हुआ, और लेकिन उस मेल की वो पूरी लाइफ बर्बाद होगी, और सिर्फ उस हस्बैंड की नहीं, उसके पूरे परिवार की लाइफ खत्म होगी। सेम एक ऐसा ही केस देखने को मिला जहां पर एक माँ ने अगेन वही अपनी 15-16 साल की नाबालिग बच्ची से अपने बेटे के कलीग पे केस लगवाया, जस्ट बिकॉज वो जो लड़का था उसका उस लड़की की बड़ी बहन के साथ कुछ रिश्ता था जिसमें वो दोनों सहमति से थे, लेकिन एक फैमिली आपने बर्बाद कर दी। तो इंसान गलत हो सकता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि वो मेल है तो ही गलत होगा या फीमेल है तो सही ही होगी, क्योंकि जब आज के दिन हम देखते हैं जब गिरने की बारी आती है ना, तो जब इंसान बुरा होता है तो इसमें वो जेंडर नहीं देखा जाता। Yeah, I'll add one more thing to this. You'll be surprised. The new trend is POCSO. Okay. अगर मेरे हस्बैंड से मेरी किस बात की टिफ चल रही है, ये काफी देर की शादियों में होता है, जो 15 साल से ऊपर की शादी, क्योंकि वहां बच्ची थोड़ी इतनी होगी ना, अगर बच्ची है तो हम एक अभी पीछे एक केस था, ये उत्तराखंड का, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया था। 1.5 साल वो फादर जेल में रह के आए। 2 बहनें थी, लेडी का डिस्प्यूट था अपने हस्बैंड से कि कोई प्रॉपर्टी होगी वो मेरे नाम कर दो, वो नहीं कर रहे होंगे, वो जो भी वजह होगी, ठीक है, जो जजमेंट में दिया वो मैं आपको बता रही हूँ। उसकी वजह से उसने अपनी बड़ी बेटी को, जिसकी की उम्र 14 साल की थी, उसको प्लॉट करके पॉक्सो लगवाई फादर पे। हाँ, 1.5 साल वो अंदर, 1.5 साल बाद एक्विटल हुआ कैसे कि छोटी 2 बेटियां थी, 10-12 साल की, दूसरी भी 2 साल के डिफरेंस पे थी। छोटी बेटी भी विटनेस में गई, ठीक है। अब देखिए वहां बैठे जजेस को भी पता होता है, ठीक है, पता सबको है। तो वो कहते हैं ना कि कई बार बहुत अच्छे जजेस होते हैं, मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छे होते हैं, जो कई बार हमें फिल्मों में देखने को मिलते हैं ना, वैसे जजेस हमें मिलते हैं हकीकत में देखने को। तो उन्होंने जो है लड़की को अपने चैम्बर में बुलाया, छोटी वाली डॉटर को, है ना, थोड़ा ट्वीक करके स्टेटमेंट्स इधर से उधर करके थोड़ा उससे बातें पूछी, अच्छा बेटा। तो 12 साल का बच्चा है, बता दिया उसने सब सच, कि घर में जो कॉन्वर्सेशन वो सुनती थी उसने बता दिया। मजिस्ट्रेट ने बुलाया अपने स्टेनो को और उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिए। उसके बाद बैंड बजा दी, बट डिड यू पेनलाइज दैट women for that act? Now one another thing in this, उसने उस बच्ची जो कि 14 साल 15 साल की इतनी टेंडर एज की है,
उसका दिमाग कितना मलाइन करा, उसकी सोच कैसे करी, उसको इस उम्र में इस तरीके की बातें सुननी देखनी पड़ी, उसके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करा, क्या उसके लिए उसको पेनलाइज करा आपने? उसने तो पूरा घर ही खराब कर दिया ना। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट मैम, अभी जो एक यूथ में एक ट्रेंड थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है वो है लिव इन रिलेशनशिप का। तो इसको लेके अभी ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये कैसे होता है या कैसे नहीं होता। इनफैक्ट मेरी खुद की सोसाइटी में एक केस मैंने देखा था, आई यूज्ड टू पुट अप इन गुड़गांव, कि देयर वाज अ कपल हु वाज लिविंग इन ए रिलेशनशिप और 1-1.5 साल से वो रह रहे थे, एवरीथिंग वाज फाइन। ऑल ऑफ सडन उनके बीच किसी दिन कुछ लड़ाई वगैरह हुई एंड सोसाइटी में फिर पुलिस ही पुलिस थी और बाद में हमें पता चला कि वो They were not married. अननेचुरल सेक्स और उस तरीके के कुछ केसेस वगैरह किए गए हैं। Sex on the pretext of marriage. या डेट काइंड ऑफ थिंग। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेके आपकी क्या राय है, या फिर अगर आप कोई मैसेज देना चाहो जो भी मेल्स इसको देख रहे हैं कि अगर वो इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए उनको ताकि कल को वो किसी लीगल इशू में ना फंसे? अब लिव इन का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट हुआ आपके बैंगलोर, मुंबई, बिकॉज पीपल वर वर्किंग, और बॉम्बे तो हमारी माया नगरी, लोग आते हैं, उतने पैसे तो नहीं होते हैं पर हर किसी को शाहरुख खान और काजोल तो बनना ही है, वो सपने लेकर के आते हैं कुछ वर्किंग की, क्योंकि कहते हैं ना कि मुंबई में सबके लिए रोजगार है। इवन बैंगलोर में भी आप देखें आपको काम मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, राइट? तो ऑब्वियसली फिर वहां पे एक्सपेंसेस भी वैसे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वैसी है, तो उस तरीके से एक फ्लैट शेयरिंग बेसिस पे ले लिया, और फ्लैट ले लिया या तो फिर वन रूम ले लिया, उसमें आप रह रहे हैं। तो ये काफी देर से ये ट्रेंड चल रहा है, करीबन 12-15 साल पहले आई थिंक आई विटनेस्ड दिस इन बैंगलोर। सुना था कि हम साथ रहते, कोई फ्रेंड्स थे, और फिर मैंने मुंबई में देखा। तो कोई बात नहीं, ठीक है, वहां तक आप अपने अपने खर्चे जो भी है भाई, आपके बिल्स चॉप इन हो रहे हैं, शेयरिंग बेसिस पे खर्चा हो रहा है, वैसी वाली बात हो गई ना इंडियन साइकोलॉजी की, ऑर्डर 1 soup and do make it 1/2, so you get more quantity and plus reasonable, pocket friendly। तो पर उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे कि सोशल मीडिया 12 years back, 13 years back, इंटरनेट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। आई थिंक वोडाफोन का प्लान 999 का होता था जिसमें पूरे महीने का 4 GB डेटा मिलता था, करेक्ट, रेड प्लान कुछ। उसके बाद जियो भैया आ गए, तो जियो भैया ने मार्केट की काया पलट दी। एनी वन, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट वर्ड, इज यूजिंग अ स्मार्टफोन। हमारे हिंदुस्तान में लोग स्मार्ट हुए नहीं हुए, पर फोन स्मार्ट जरूर हो गए, लोग स्मार्ट नहीं हुए, ठीक है। अब उसके बाद जैसे जैसे आपको इंटरनेट मिला तो उसका दुरुपयोग शुरू हो गया। आप बाकी भी देख लीजिए, पॉन, ये वो सब। तो अब हम ये सब, फिर हम इस तरह के किस्से देखिए, अब किसी ने कोई वीडियो बना के अपलोड कर दिया, कुछ कर दिया, तो अब जिसने उससे कुछ सीखना है वो सीख रहा है, जिसने प्रभावित होना है वो प्रभावित हो रहा है, उसको अदर वे मैसेज जा रहा है, ठीक है। अब प्लस ठीक उसी तरीके से हमारे जो ये लीगल अवेयरनेस है वो सोशल मीडिया से काफी आने लग गई। आप YouTube पर किसी भी पर्टिकुलर IPC सेक्शन को डालें, आपको कम से कम सैकड़ों वीडियोस के मिलेंगे, ठीक है, या जजमेंट्स मिल जाएंगे, या बहुत कुछ मिल जाएगा। गूगल से आप कितना आसान हो गया। तो जब हमें इसकी समझ में आने लगी तो एक किस्सा हुआ, कोई एक सक्सेसफुल हो गया उसको करने में, तो हमने करा, फिर तीसरे ने करा, क्योंकि ये तो एक वायरस है, फैला ना, फिर कंटेजियस है ये डिजीज। मैंने कहा ना आपको शुरुआत में भी, उसका इलाज था, इसका इलाज नहीं है, ये ना इलाज है। तो अब आपको पता चल गया कि इस तरीके का एक सेक्शन लगाने से IPC 375, IPC 376, they try to put 377 also, but normally 376 में जाता है, plus other relevant section, outraging the modesty of the women, many other things. So उसके बाद सेटलमेंट होता है, इसमें मोटे पैसे मिलते हैं, क्योंकि प्रूव तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि कंसेंट तो आपकी भी थी, खाना खाने तो रोज आप भी बाहर जाती थी, फिजिकल इंटीमेसी तो आपने भी बढ़ाई। यदि क्योंकि रेप का जब भी कोई केस रजिस्टर होता है तो पहली चीज है उसमें मेडिकल होना। एक सरकारी हॉस्पिटल में 164 के 164 के मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं आपके, उसके बाद मेडिकल होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन इट। लड़की 4 लाइन बोलती है, FIR रजिस्टर हो जाती है, जी मेरे संग दुष्कर्म करा, मेरी लज्जा भंग कर दी,
अरे ये नहीं बताती कि लज्जा भंग कराने में उसी के घर गई थी। और ये बात पुलिस के भी यहाँ पता नहीं कैसे बैठ जाती है कि बॉस ठीक, फिर वही है, परसेप्शन वही है कि लड़का है, किया होगा इसने। 2-2 3-3 साल आप मिल रहे हैं, यू सीइंग ईच अदर, बात शादी तक पहुंचती है, किसी वजह से जो है नहीं बनती बात, या किसी दो परिवारों की मतलब जिसको कहते हैं कि सोच नहीं मिलती, या आगे जाके हमारी सोच नहीं मिली, उसके बाद आपने केस लगा लिया। क्या करते हैं आप? ये फिर आप केस लगाते हैं, और आप अधिकतर देखेंगे कि 376 का जो रेप के केसेस लगते हैं उसमें एफआईआर में एक स्टोरी होती है, 164 में लड़की के स्टेटमेंट्स हिले हुए होते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ क्रूशियल, अ कैंडिड पार्ट ऑफ दिस केस। एंड मेडिकल में तो कुछ निकलता ही नहीं। आई माई सेल्फ हैज सीन 4 to 5 केसेस, आई हैव सीन द मेडिकल एंड ऑल, कि उसमें डॉक्टर कह रहा है कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, 3 महीने बाद मेडिकल हो रहा है, 3 महीने बाद के 6 महीने बाद हम जाकर के रेप का केस दर्ज कराते हैं, 2-2 साल बाद कराते हैं, 3-3 साल बाद, नहीं कौन सा हमारे अंदर। देर आर केसेस, इंस्टांसेस, कार्तिक जी, कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में थी, अब हमारा ब्रेकअप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमारा ब्रेकअप हो गया, सब ठीक है, शांति पूर्वक है, हम कभी बात नहीं करते, वो सब अब ठीक है। हाउएवर आप अपनी लाइफ में मूव कर गए, मैं अपनी लाइफ में मूव कर गई, अचानक से लड़का जो है वो सेटल हो गया, आगे उसकी शादी हो गई। अब हमारे को बड़ी तकलीफ हो गई इस बात से कि बॉस मेरी तो शादी नहीं हुई, अरे मेरा तो ये पहला प्यार था, मेरा तो दिल सिर्फ इसी के लिए धड़का। उस दिन दिल फिर एक्स्ट्रा धड़का उस दिन फिर 2-3 साल बाद दिल धड़का। दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ द रियल केसेस विच आर कम टू मी। एंड उसके बाद जाकर के आपने उसकी, अब पुलिस ने भी ले ली जी, हाँ करा होगा। हालांकि जितना डिले ऑफ एफआईआर है, इनकी क्रेडिबिलिटी व्हेन द ट्रायल कम्स, इसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी कम होती, जिसको कहते हैं कम होती है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि केस तो रजिस्टर हो ही गया, अरेस्ट तो हो ही गया, और इसमें इमीडिएट अरेस्ट है। बाद में रिजल्ट क्या आएगा वो एक सेकेंडरी चीज है, बट एक लड़के की लाइफ वहां पर बर्बाद हो जाती है। बॉयज, यंग बॉयज, मैन, मतलब 30 साल 32 साल आपके करियर में, आप देखिए ना, आप कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं, कहीं भी करते हैं, कल को आपको बाहर जाना है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, आपका क्रिमिनल, आपका तो पूरा भविष्य धूमिल हो गया, खत्म हो गया इस पर एक फेक केस से, और उसके बाद मोटी रकम लेके। किस्सा आपने सुना ही होगा अभी, 14 रेप केसेस जयपुर में, अलग अलग थाने में। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गर्ल फ्रॉम जयपुर, and she had filed 14 rape cases on different men. कुछ तो खत्म हो गया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, कुछ में ट्रायल चल रही है, और पर जिन्होंने जेल जाना था वो तो जाकर आए, क्योंकि बेल जब मिली तब मिली। एंड खुद को मैडम वकील बताती हैं, पहले किसी वकील को प्लॉट करा, उसके साथ सेटलमेंट हो गया, दोबारा किसी और एडवोकेट को करा। अब ये बात बार काउंसिल के चेयरमैन तक पहुंची, तो दे गाइड इंस्ट्रक्टेड द पुलिस कि इसके ऊपर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करा तो मैडम की कौन, क्योंकि ये रैकेट क्रैक करना इतना आसान नहीं है। जयपुर के ही अलग अलग थानों में उसने एफआईआर करा रखी है, प्लस 3 एफआईआर गुड़गांव में है, 3 है या 2 है, प्लस 1-2 जगह और ऐसे 14 है। आई कैन शेयर द डिटेल्स विद यू। एंड मैडम खुद को भी एडवोकेट बताती हैं, मुझे नहीं पता है या नहीं, ये मुझे। सेम गर्ल ने 14 अलग अलग मेल्स के ऊपर केस किया, सेम केस किया, जस्ट टू एक्सटॉर्ट द मनी। नया ट्रेंड आ गया, आपको अद्भुत अद्भुत नंबरों से वीडियो कॉल्स आएंगी, आपको वीडियो कॉल्स करी जाती हैं। गलती से मैं तो सबको कहूंगी, कभी कोई वीडियो कॉल उठा मत देना अगर किसी नंबर से आ रही है, क्योंकि जहां आपने वीडियो कॉल उठाई वहां आपका टिकट कट जाएगा अंदर जाने का। ये वो जो अंदर कमरा होता है, क्योंकि लड़की वहां कपड़े खोल देगी तुरंत, जो ही आप वीडियो कॉल उठाएंगे, यू नेवर नो शी इज न्यूड ऑन द अदर साइड, यू नेवर नो। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ था मैम कि मैं नोएडा रहता था, आई वॉज अबाउट टू गो टू प्ले बैडमिंटन, शाम को हम सोसाइटी में खेलते थे, तो ऑल ऑफ सडन मेरे पास एक कॉल आया, तो मैं अभी लॉबी से निकल रहा था, तो मैंने वहीं पर वो कॉल पिक कर लिया, क्योंकि यूजुअली मेरे पास काफी कॉल्स आते रहते हैं, मगर किसी का होगा। जैसे ही मैंने कॉल पिक किया, ऑन द अदर हैंड द गर्ल वाज न्यूड एंड आई वाज शॉक्ड, मुझे लगा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, और वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तो मेरे को एकदम से ऐसा लगा, मैंने दोस्त को कॉल किया, मैं यार ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, उसने बोला ब्लॉक कर दे। 2 मिनट तक तो समझ ही नहीं आता कि था क्या ये, हुआ क्या ये। मैंने फिर उसको ब्लॉक कर दिया, और फिर मैं कहा चलो ठीक है, लेट इट बी, और मैं बैडमिंटन खेलने लग गया फोन साइलेंट करके। अब उसके बाद जब मैंने फोन उठाया थोड़ी देर बाद, तो किसी दूसरे नंबर से मेरे पास एक वीडियो आया था,
जिसमें क्योंकि मैंने कॉल पिक किया तो मेरा फेस आया एंड वीडियो को थोड़ा सा मॉफ करके मैनिपुलेट करके कुछ इस तरीके का बनाया गया कि आई वाज ऑन टू इंटीमेट फोन कॉल विद द पर्सन एंड दे आस्क्ड फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। अब मुझे चलो ये चीज पता थी कि अगर गलती से मैंने पैसे दे दिए तो अभी 5,000 मांग रहे हैं, फिर 10 मांगेंगे और ये चेन कभी टूटेगी नहीं। तो मैंने किसी तरह उसको सेटल किया कि आप एक काम करो आप, और इनफैक्ट उन्होंने ना थोड़ी देर में ही मेरे को मेरा फेसबुक का लिंक भेजा प्रोफाइल का कि ये तुम्हारी प्रोफाइल है, इस पे अपलोड कर देंगे और ये सारे कॉन्टेक्ट्स हैं इन सबको भी भेज देंगे। तो आई जस्ट सेड वन सेंटेंस कि आपने जब इतनी डिटेल्स चेक कर ली हैं तो एक बार प्लीज ये और चेक करो। आई जस्ट ब्लफ्ड कि मैं आईबी में वर्क करता हूँ और आपकी आईपी भी ट्रैक कर लूंगा और तुम ये कर दो और मैं अगले 24 घंटे में तुम्हें खोद के निकालता हूँ। एंड आई ब्लॉक दैट नंबर एज वेल। तो बाई गॉड ग्रेस फिर शायद उनको थोड़ा डर लगा एंड उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बट ये एक चीज बहुत हो रही है इस समय। ये शुरुआत में लड़के ने डर के बारे कुछ दे दिए, जैसे कि अब जैसे अभी आप लिव इन की बात कर रहे थे, उसमें ऐड करूंगी जैसे अब हम कॉलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं या सच में वी आर सीइंग ईच अदर, अब हम रात में पार्टी करने चले गए, साथ में खाने पीने चले गए, ठीक है। अब मैं देखिए मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर की आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं आई एम नॉट मार्किंग अ लेन दैट बीइंग अ वुमन आपको ये नहीं करना चाहिए या बीइंग अ मैन इट गिव्स यू राइट टू डू एवरीथिंग, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं। हाउएवर everyone should know their limits, it is applicable to both men and women. They should know your limits and be in your limits, be in your senses, do whatever you want to do. But then, yes, do not use your women card, after this. Do not behave like a victim then. Because you enjoyed every moment. You were there. तब तक सब ठीक था, अचानक से पता नहीं क्या आ गया, आपने लड़के को कहा कि भाई कल पार्टी में गए थे और ये था वो था और अब तू मुझे इतने पैसे दे दे और आज के बाद मैं तुझे नहीं मिलूंगी। अरे क्यों दे दे भाई, क्यों पैसे में? अच्छा उसने दे दिए। देन सेकंड वन, अभी कुछ दिन पहले ही मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी कि ऐसा गुड़गांव में कोई लड़की है वो मतलब डेटिंग साइट्स जो भी हैं, सॉरी डेटिंग साइट से लोगों को मिलती है, टिंडर या कुछ तो भी है ऐसे, तो उससे मिलके लोगों को हमेशा बहुत अच्छी पॉश प्लेस पे 5 स्टार काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी पे आपको बुलाएगी, यू हैव टू पे द बिल्स। एंड मैन एज मैन आप लोग तो सदा ही हमेशा मतलब उदार दिल के रहते हैं, तो बिल भी पे कर देंगे, उसके बाद सम अदर वन, उसके बाद आपसे पैसे मांगे जाएंगे। एक दो को तो ऐसे था कि उसके तो ड्रिंक में कोई सिडेटिव डाल दिया, कुछ डाल दिया, थोड़ी देर में पता चला कि उसकी तो चेन भी ले ली, एप्पल का फोन भी ले लिया, घड़ी बड़ी भी, लड़की वॉलेट लेके चंपत। जब वो भाई उठा तो उसके तो बस कपड़े ही थे वो शरीर पे। ओके हाँ सो ऑल डिस्क्लेमर में है, इन्वर्टेड कॉमर्स में, कंट्रोल बी यू भाई, घर बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लो, बट डोंट डू दिस। इंडिया इज नॉट सेफ फॉर मेन। Being a woman, I am saying this, it is not safe for men and no one believes you because you are a man. No one believes you. किया होगा वही नजर है। That थप्पड़ गर्ल, लखनऊ थप्पड़ गर्ल, everyone could see she did everything and then that poor taxi driver has to face the brunt. That Zomato वाला केस, बैंगलोर का केस, राइट, दैट गर्ल, फिर जरा सा लेट हो गया डिलीवरी बॉय, इस बात पे आपने उसके संग वायलेंस कर दिया। ये तो कोई मानता ही नहीं है कार्तिक जी कि एक पुरुष के साथ भी हिंदुस्तान में वायलेंस होता है। ये तो मैं आपको वो वायलेंस बता रही हूँ जो आते जाते लड़कियां कर देती है, किसी टैक्सी वाले को मार दिया, किसी ऑटो वाले को मार दिया, किसी और को मार दिया, पर जो शादीशुदा जिंदगी में वायलेंस होते हैं वो तो कोई बिल्ली किसी के गले ही नहीं उतरती कि वायलेंस हुआ होगा। एंड देर आर केसेस जहां पर हाथ में बेलन था तो उठा के फेंक के मार दिया, हाथ छोड़ दिया किसी बात पे, चप्पल फेंक के मार दी, पब्लिक प्लेस पे लड़के को थप्पड़ मार दिया है, पब्लिक प्लेस पे। सो डोमेस्टिक वायलेंस मेल्स के साथ भी हो सकती है, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो एक पॉइंट समझना चाहूंगा कि आप एज एन एडवोकेट क्या सजेस्ट करेंगे कि ड्यू टू सम रीजन अगर एक मेल ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि एक फीमेल है जो कि ड्रंक है, सेंसेस में नहीं है और वो अननेसेसरी हैवॉक क्रिएट कर रही है, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमने काफी देखे हैं, जैसे नोएडा की सोसाइटी के उधर इशू हुआ था, या फिर काफी चीजें हम काफी बार देख लेते हैं।
तो ऐसे में एज ए मेल आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि इनमें हमने क्या देखा है, पुलिस भी असहाय खड़ी रहती है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। 10-12 पुलिस वाले हैं, हाँ, 50 लोग इकट्ठे हो गए हैं, मैं नोबडी कैन टच हर। दे थ्रेटन देम आल्सो ना, तो Yes. सबको उनको देखिए, उनको भी तो वर्दी प्यारी है, बिल्कुल वरना उनके ऊपर भी एक इंक्वायरी बैठ जाएगी, वो क्या करेंगे? बिल्कुल। दैट इज अ रीजन कि महिला वाले उसमें वो चुप ही रहते हैं और महिला पुलिस लेकर के चलते हैं। पुलिस भी इसलिए दबके ही रहती है। तो ऐसे में इमीडिएट स्टेप क्या होना चाहिए एज ए मेल? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया, किसी भी रीजन से मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया, द गर्ल इज ड्रंक, नॉट इन सेंसेस, और अब वो फिजिकली या वायलेंस या उस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो व्हाट कैन ए पर्सन डू? ट्राई टू रिकॉर्ड, क्रिएट एविडेंस, ट्राई टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। और लड़की के साथ अगर आप जा रहे हैं, ट्राई टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एवरी कॉन्वर्सेशन, एवरीथिंग। कितना बाद में काम आए, क्योंकि कोर्ट तो ये भी कह देगी ना कि भैया ये तो आपने किसी की, यू हैव इंट्रूडेड इनटू समवन्स प्राइवेसी, बिकॉज लड़की के केस में तो वो कहते हैं ना प्राइवेसी है उसकी, तो लड़के की प्राइवेसी कुछ नहीं है, लड़की की प्राइवेसी है। तो ट्राई टू कीप अ रिकॉर्ड। अगर आप जा रहे हैं तो टेक अ सेल्फी अलॉन्ग विद डेट, टाइम और द प्लेस, जियो टैगिंग के साथ, कि भाई खुद ही जा रही है आपके साथ में। जैसे कि पहली बात तो, नाउ देन वन एवरीवन नोज, और यू मेन नो, व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट? ऐसी कौन सी पार्टी है जो आप 4 यार मिलके नहीं कर सकते, पर किसी महिला मित्र के साथ ही करनी है? True. मुझे तो ऐसा लगता है। अब मैं यू नो, आई एम ऑल्सो लिविंग इन 21st सेंचुरी। मैं ये बात इसलिए मुझे मजबूरन कहनी पड़ रही है, क्योंकि भाई आपकी कोई सुनेगा नहीं, आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। ये हिंदुस्तान है, यू नॉट इन यूके, यूरोप और यूएस, वेयर यू नो if a nuisance is being created, police will treat either of the person equally who is the actual perpetrator. But यहां नहीं सुना जाएगा। वहां एक लड़के को अधिकार है पुलिस कॉल करने का। Oh, my girlfriend is puking, my girlfriend is doing this to me, she's you know lying on the road, she's doing this, she's creating havoc, she's doing nonsense. They can do that and they will be heard, they will be trusted. Plus there are CCTV cameras everywhere, there is lot of things. हमारे यहाँ तो एक सिग्नल पे भी अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो सीसीटीवी कैमरा काम ही नहीं करता। कहाँ से क्या करोगे? गाड़ी भाग जाती है, आपको ओवर स्पीड गाड़ी होगी, आपको टक्कर मार के भाग जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा तो आई एम सॉरी टू से, वो समय गया जब हम बेटियों को कहते थे कि बेटा इस समय ऐसा करो, वैसा करो, अपनी हद में रहो। आज तो मैं लड़कों को कहती हूँ अपनी हद में रहो, और तुम्हारी हद यही है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी हाँ बस। वो कहते हैं ना, रेलवे में लिखा होता था कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो पुरुषों अपनी 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 इज्जत की सुरक्षा जो है आप स्वयं करें। अब आपकी चॉइस है, आपको if you want to, and it is not the boy, it is the entire family which gets into this pain. True. It's not easy. आपका तो करियर चौपट हो जाएगा either way. True. अभी एक टर्म और चल रही है मैम, जो काफी बार यूथ में काफी देखने को मिलती है, आई डोंट नो कि इंडिया में लीगल है या नहीं है, प्रीनप, कि आप शादी करने से पहले कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन करते हैं ताकि इन केस अगर डाइवोर्स हो तो मतलब किस तरीके से चीजें अलाइंड अप होंगी। तो एक चीज तो ये कि शादी इंडिया में, जैसे वेस्टर्न कल्चर से इंडिया काफी अलग है, हमारे यहाँ पर ह्यूमन शादी को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। वेरी सेक्रेड रिलेशनशिप, एंड दैट इज व्हाई हमारी फैमिली कोर्ट्स कहती हैं कि शादी बचाओ। मतलब हमारी सरकार भी ऐसा कहती है कि फैमिली कोर्ट्स इसलिए बनाई गई हैं कि शादी बचाई जा सके, पर होता वहां उल्टा है। होता उल्टा है, फैमिली वहां कोई नहीं बचाई जाती। हमने तो कोई, मतलब वो प्रयास दिखावे के हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और जब लड़की थाने पहुंच गई, उसके ऊपर 5 केस लगा दिए लड़के और उसके परिवार पे, उसके बाद काहे का मेडिएशन और काहे की काउंसलिंग, और क्या बदल जाएगा? बर्बादी वो तो लड़का इम्यून हो गया है उसको भुगतने के लिए, है ना। उसके बाद प्रेशराइज भी किया जाता है कि रखो जी, रहो, 7 घर बसाओ। अरे कैसे बसाओ? Today she doesn't has evidence. Tomorrow she'll create evidence. I to tell all the boys, no, never, ever. Any woman who has gone to a thana once, it's again a disclaimer, control B, control you, कभी नहीं, never, ever. मैं कहती हूँ आजीवन अकेले रह जाओ, शादी ना हो, बट एक महिला जो थाने पहुंच जाए उसको कभी मत रखो। I know I will be trolled or criticized for this statement, but that's perfectly fine. It's harsh reality. आप नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाते हैं, परमानेंट घर लाके नहीं रख लेते कि मुझे सांप से प्यार हो गया, है ना। आपकी प्रीनप की बात, प्रीनप
is not legal still in India. There is Okay. no such concept. And अगर होए कोई पार्टी माने तो बहुत अच्छी बात है, बट कोई मानेगा नहीं इसके लिए. See, as a man, you would try to protect yourself, protect you from the legal perspective. However, the other party would not agree to it. Just few days back, आपने शायद पढ़ा होगा, मैं एक आज तक में एक लाइव डिबेट में थी, वो उसके ऊपर थी. यूपी सरकार ने एक रूल निकाला है कि 100% शादियां जितनी भी हो रही हैं सब रजिस्टर होंगी. ठीक है. प्लस उसके साथ एक एफिडेविट दोनों ही पार्टीज, लड़की का पक्ष और लड़के का पक्ष भी देगा कि आपने क्या सामान, मतलब दहेज दिया है या गिफ्ट, जिसको हम गिफ्ट्स कहते हैं बेसिकली. दहेज तो क्या है? दहेज तो वो होता है कि जिसकी कोई गिनती होती है या मांगा जाता है या व्हाटसोएवर. आजकल हम ये कहते हैं गिफ्ट्स, और आजकल तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि सभी परिवारों में सभी चीज सब सक्षम है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि अनलेस की लड़की को जो पहनने के कपड़े या उसकी ज्वेलरी या कुछ ऐसा कुछ दिया जाता है. तो उसमें ये कहा कि दोनों ही पार्टीज एफिडेविट पे साइन करेंगी, एफिडेविट देंगी, अंडर ओथ होंगी कि लड़की वालों ने क्या दिया है, ठीक है, और लड़के वालों ने लड़की को क्या चढ़ाया है, ताकि आगे जाकर जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, क्योंकि हम एक, आपने सुना होगा स्त्रीधन वर्ड बड़ा आता है ना. हर चीज जो लड़की को मिली हम बड़े उससे कह देते हैं ये लड़की का स्त्रीधन है. दिस ऑल बिलोंग्स टू द गर्ल. अब ऐसा भी होता है कि 0 पैसे में शादी हुई है. I have those cases, I have counseled, I've got those consultations, and कि लड़के ने सब कुछ खर्च किया है. उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम 11 रुपए और नारियल पे शादी करेंगे. दिस वॉज द कंडीशन कार्तिक जी, और इसी कंडीशन पे शादी हुई है. ठीक है. पिक्चर्स देखी मैंने, क्योंकि अगर आप कुछ दे रहे हैं, सामान होती है, तो जब आजकल तो वीडियो शेडियो ये वो बड़ा होता है, तो कुछ तो आएगा, कहीं तो आएगा, राइट. दिख रही है एक 20-25 लोगों में. देयर आर मैरिजेस जो कोविड के टाइम पे, उस टाइम तो वो भी था ना कि 20 लोगों को बुलाना है, फिर बाद में 50 लोगों का रूल आया. अब ऐसे में भी जो है आप कह देते हैं हमारे से तो ये मांगा वो मांगा. तो अब आप मुझे बताएं कि अंडर एफिडेविट भी अगर आप देंगे तो इसमें भी आप ट्रैप में हैं. ओके. क्योंकि देखिए उस समय तो लड़की वालों ने मान लीजिए लिख करके दे दिया ये, ठीक है. मैरिज रजिस्टर होना चाहिए, वो बात तो ठीक है, बट अगर वो तो होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में मैरिज रजिस्टर होती नहीं है अनलेस कि आपको फॉरेन का वीजा लगाना है या कोई और पासपोर्ट में नाम वाम का है, वरना लोग मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं. तो उसमें लड़के वाले, कल मुझे ऐसा मेरा पर्सनली सोचना है, कल ये ट्रैप भी होगा कि मतलब लिया तो था ना, फिर तुमने सामान क्यों लिया भाई. अगर आप एफिडेविट फिर देने से ये गुनाह कम थोड़ी ना हो रहा, ये गुनाह तो फिर भी रहा, दहेज तो बना ना. डाउरी प्रोहिबिशन के उसमें तो आप आएंगे ना भाई, आपने लिया तो है, मैं कहती हूँ 3 चीजें दी, बट नाउ इट इज ऑन एफिडेविट. और आपने बेसिकली, उन्होंने इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये दिया कि कल को उठ के लड़की हर चीज पे कह देती है स्त्रीधन स्त्रीधन, मेरा स्त्रीधन, और हर चीज स्त्रीधन में मानी जाती है. आप देखें कभी, अगर आपने कभी कोई देखी हो लिस्ट तो या मैं आपसे शेयर करूंगी, आप जरूर देखिए, क्योंकि लाफ गिगल्स एंड गिगल्स कि किस तरीके की स्त्रीधन की लिस्ट आती है जब कोर्ट में, ये सॉरी थाने में आती है, तो क्या क्या चीजें उसमें मेंशन होती है. मतलब आई हैव सीन वुमेन मेंशनिंग हर अंडरगारमेंट्स आल्सो. Now let me ask the women, those undergarments did you give to your father-in-law or brother-in-law or to the husband? The UGs तो आप अपने ही लिए लाए होंगे ना, वो तो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी ना. वो तो UGs आपके स्त्रीधन में कैसे, UGs क्या उन्होंने रख ली, मतलब वो भी आपसे छीन ली. तो आपकी यूजीज आपके ससुर जी पहन के घूम रहे हैं, या देवर पहन के घूम रहा है, या जेठ पहन के घूम रहा है, या ननंद ने ले ली. मतलब हंसी आती है. 5 pairs of नाइटीज, ओ फाइन, तो उन लोगों ने आपसे नाइटी भी छीन ली. ऐसा रियली होता है? मैं आपको कॉपी भेज दूंगी. मैं आपको कॉपी भेज दूंगी. आई एम रियली शॉक्ड. हाँ, मैं आपको भेज दूंगी. तो इस तरीके की लिस्ट आती है स्त्रीधन. तो इस चीज को क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कल उठ करके ये चीज ना हो, तो एक एफिडेविट और मैरिज 100% रजिस्टर होनी चाहिए. बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये कहीं ना कहीं दिस विल पुट अ मैन एंड हिज फैमिली इन सम काइंड ऑफ अ सूप, लीगल सूप इन फ्यूचर. मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ये फिर भी अपराध की श्रेणी में आएगा. देखिए आइडिया ये होना चाहिए कि ना दो न लो, खत्म हो गई बात, ना दो न लो.
और ले तो नहीं रहे हैं आज लोग, और जो दिया जा रहा है वो भी बेटी के उस पर, क्योंकि एक समाज में सोशल स्टेटस हम मेंटेन करते हैं, एक शोबिज है, दिखावा। आजकल 56 भोग बनते हैं, है ना? तो वो क्या है, देखिए आप खाते उतना ही है जितना आपकी एपिटाइट होती है, आप सिर्फ चक कर वेस्ट करते हैं। अरे उतने पैसे का जो आपने शोबिज करा, उसका आप व्हाई नॉट मेक अ फिक्स डिपॉजिट एंड गिफ्ट टू योर डॉटर ओनली, भविष्य में काम आएगा ना। क्यों कर रहे हैं ये? वाई वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी? और आप देखिए कितना फूड आई हैव सीन इन द बिन्स। ट्रू। Why to do that? Another thing, pre-wedding shoot. Wow, welcome to the Bollywood land and La La Land. Pre-wed, what is this pre-wedding shoot? I have seen couples fighting and इस लेवल पर आकर शादी टूटी है, और इस लेवल पर आकर जो है शादी टूटी है, और इस लेवल पर आकर केस लगा दिया जी, क्योंकि हमसे ये इतना दहेज मांग रहे थे इसलिए हमने रिश्ता तोड़ा, और इनको जो है ये अपराध की श्रेणी में आते हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए इस लेवल पर। सो आई गॉट दिस वन केस जहां पर लड़के ने प्री वेडिंग शूट के लिए मना कर दिया। He said we can still go for a normal shoot. ये डेस्टिनेशन वाला शूट, और वो 5-5 6-6 कपड़े बदलने, और वो इतने पोज देने जिसमें मैं अनकंफर्टेबल होऊंगा, कैमरामैन, मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ एक थर्ड पर्सन को, देयर इज अ वन कैमरा पर्सन, देयर इज वन साउंड पर्सन, देयर इज वन लाइट पर्सन, यू आर शोइंग योर पर्सनल लाइफ टू देम। व्हाई? इफ यू हैव सीन एक वीडियो कुछ देर पहले वायरल हुआ था, वेयर द कपल वाज ऑन हनीमून, या एंड वहां का शूट है, सो दे वर इन अ पूल एंड अब सो दैट मींस यू हैव टेकन, मतलब क्या है, किसको कॉपी कर रहे हैं हम? और आप अगर हनीमून पर पूल में अपने हस्बैंड के साथ हैं, तो क्या ये पिक्चर्स या ये वीडियोस अपने परिवार को ला करके दिखाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे? ये सब बॉलीवुड की नकली चमक तमाशा जो बॉलीवुड में दिखता, अब इनको ये नहीं समझ में आता बॉलीवुड वो उनका एक वो प्रोफेशन है, उनकी निजी जिंदगी में वो ये नहीं कर रहे हैं। आप कितने लोगों की आपने हीरो हीरोइंस की किसी की हॉलीडे की पिक्चर्स देखी होंगी? रेयर, कभी कभी फैमिली पिक्चर्स किसी किसी की आती हैं, ठीक है। तो आप, हम तो अपनी पर्सनल लाइफ हमने तो पूरी उसके ऊपर रखी हुई है, सोशल मीडिया पे खोल के रखी हुई है। आज बर्थडे इसलिए मनाना है कि सोशल मीडिया पे डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, बर्थडे इसलिए मनाना है। हस्बैंड बर्थडे जो है, देयर वाज वन केस ऑफ दिल्ली, दिस कपल वाज लिविंग इन पुणे, तो दुबई की जगह वो कहीं और लेकर के गया उसको, उसने आकर उसके मुंह पे मार दिया मुक्का वुक्का, उसका सर पे कुछ डैमेज हो गया, वो गिर गया, 4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। वाइफ ने पंच कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। इस बात पे कि yes, दुबई की जगह दुबई की जगह मेरा बर्थडे प्रॉमिस किया था, बर्थडे था, एनिवर्सरी थी, सम ओकेजन कि वहां जाना है। नाउ आई गॉट वन केस जिसमें शादी के 7वें दिन से वो लड़की उससे लड़ रही है, और 3 साल से यही चल रहा है। नाउ दिस मैन इज फेड अप। किस बात पे लड़ रही है कि तुमने मुझको कहा था कि तुम मुझे सिंगापुर और या तो दुबई हनीमून पर लेकर जाओगे। लड़के ने बोला ही इज अ मीडियोकर पर्सन, मे बी टैक्स स्लैब्स की बात करूं 10 लाख पर एनम का सीटीसी होगा, सीटीसी है ना, कॉस्ट टू कंपनी, तो नहीं अफोर्ड कर सका वो। छोटी उम्र का 28 साल का बच्चा है, 28 साल में उसके पास क्या पूंजी क्या सेविंग्स है, अपने माँ बाप से पैसे लेकर थोड़ी हनीमून जाएगा, ठीक है। उसने कहा अभी हम गोवा चलते हैं। गोवा में वो 6 दिन रहे कार्तिक जी, 2 दिन और हर दिन मतलब 2-2 दिन के उसमें अलग अलग रिजॉर्ट्स में, सो दैट एक न्यूनेस, एक रिफ्रेशिंगनेस या कुछ चेंज के लिए। एंड ही सेड मैम मैंने शायद उतना ही स्पेंड कर दिया गोवा में भी जाकर के विद 4 स्टार और 5 स्टार रिजॉर्ट जितना मैं शायद सिंगापुर में करता, पर मेरी बुद्धि नहीं काम करी, मैं सिंगापुर ही चला गया होता। मैंने बोला बेटा बहुत अच्छा करा नहीं गए, कम से कम पता तो चला, क्योंकि जिस रिश्ते की नींव इन सब फैंसी चीजों पे रखी जाती है वो रिश्ते दरअसल में कभी होते ही नहीं, वो तो धुआं है जिसके पीछे हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं। ओके, वो कह रही थी ना मैं आपको कार्तिक जी कि आजकल शादियां बहुत बड़ी हो गई हैं, बड़े भव्य दिखती हैं। आप देखिए किस तरीके की डेकोरेशंस और वो सब होती है, रिश्ते उतने ही छोटे हो गए, उनकी उम्र भी उतनी कम और उतने ही छोटे हो गए। वरना इफ यू टॉक ऑफ मैरिज, व्हाट डू यू थिंक द इम्पोर्टेंट एसेंस ऑफ मैरिज इज? व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन मैरिज एज पर यू? ट्रस्ट, और मेरे हिसाब से ये है कि आप
घर जाओ तो आपको घर जैसा फील होना चाहिए, दैट्स योर सेफ जोन। Okay. So, okay. My version is I believe it is trust. घर सब कुछ आ जाएगा, देखिए, लव, सेक्स, बच्चे, बाकी जो सब आपने आसपास की चीजें बताई, ये सब इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं शादी के रिश्ते के, ठीक है। पर सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट। ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर चलता है, इसमें बाकी कोई दूसरी चीज ही नहीं है। प्यार तो होते होते होता है, ये कोई 2 दिन, वो जो हम कहते हैं ना वो लस्ट है, दैट इज नॉट लव, दैट इज लस्ट। और वो पता चलता है क्योंकि उसको आपको दुनिया को नहीं बताना है कि मुझे प्यार हुआ है, वो तो उसी बंदे तक वो भावना पहुंचनी चाहिए, ईदर ऑफ द पर्सन से, दैट्स इट, नथिंग एल्स इन दैट। मैं आपको चलते चलते ना एक किस्सा सुनाऊंगी। एक बार कोर्ट में केस गया मच्छर का और हवा का, ओके, ठीक है। तो मच्छर ने कहा जी, उनका कहना था कि जज साहब हम बहुत परेशान हैं, हमारी तो जिंदगी दूभर कर रखी है, व्हिच इज द वर्जन ऑफ दीज डेज, ये हवा तो हमें रहने ही नहीं देती, इसके हम बहुत परेशान हैं। जज साहब ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, हवा तो बनी है हमारे लिए, ऐसा कैसे हो जाएगा, आप बुलाइए, पेश किया जाए हवा को। तो हवा पेश हुई। अब हवा जो ही कोर्ट रूम के अंदर आई तो मच्छर बाहर। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, तो उन्होंने कहा पूछ लीजिए भाई, हमने तो जनाब ऐसा कुछ किया नहीं। हवा ने कहा हमने तो कुछ नहीं किया। तो बोले हाँ भाई, तो मच्छर तो गायब। तो उन्होंने कहा भाई यही है, सच यहाँ खड़ा है अपने पैरों पे और झूठ बाहर है। ओके, सो ये बहुत क्यूट मैसेज। दिस इज द स्टोरी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कोर्ट्स एवरी डे। बस थोड़ा सा समय लगता है, बट मेरा फिर भी मानना है, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर एंड आई ट्रेन पीपल मेंटली ऑन दिस, दैट सच को मत छोड़ो, ये आएगा एक दिन, सामने आएगा, बिल्कुल आएगा। ये चिल्लाता थोड़ी ना है, इसको तो पता है मुझे कब कहाँ खड़ा होना है। और उसको झूठ सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर, वो कहते हैं ना, improve the quality of your arguments rather than raising your voice. That's it. That's very important. And this is all here. Litigation is nothing. It is a mental game. So if you're mentally strong, you will handle it so well, so beautifully, you will sail out and you will see defeating the other person. That day you will enjoy it to the core. It might take 2 years, 3 years, 5 years, because that's how our Indian judicial system works. थोड़ा slow है process, उसमें हमारा या किसी का भी देखिए कोई कंट्रोल नहीं है। पर ये मत छोड़िए, आप संयम मत छोड़िए। That's the message. It is chess. ये चेस है। अपनी बाजी कब करनी है, कौन सी बाजी, कौन सा मोहरा कब चलाना है, वो पता होना चाहिए बस। That's it. आज का पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग हो गया। मतलब इसमें इमोशंस भी बहुत पीक पे थे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन रिलेट कि डेली आपके पास इस तरीके के केसेस आते हैं जहां पर लोग बहुत सफर कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो ऐसे में कभी कभी एज ए ह्यूमन आपके लिए भी डिफिकल्ट होता होगा इमोशंस को सप्रेस करना। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन मैन फॉर कमिंग, फॉर so much stories. I'm so glad, and my best wishes and blessings to you, Karthik. You know, at this age, you're very young, that you thought that this is something very important. इसके ऊपर हमें दिल खोल कर बात करनी चाहिए, and it is my honor that you thought that I should be the first person who speaks so blunt. Yeah, this is the first podcast और Yeah. इसी पे So I don't know how people will react, but मैं तो ऐसे ही हूँ और ऐसे ही बोलती हूँ, और शायद इसीलिए मैं बहुतों को पसंद नहीं आती हूँ। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उन्हीं को पसंद आऊंगी जिनको लगता है कि मैं सही हूँ, बाकियों को तो मैं गलत ही लगूंगी। और मुझे इसका बिल्कुल अफसोस नहीं है अगर मैं 100 में से 99 लोगों को गलत लगती हूँ, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि बात भी उन्हीं के पीछे की जाती है जो कुछ करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को पसंद हो आप, जिस तरीके के मैंने आपके सोशल मीडियाज देखे हैं, चैनल्स,
तो काफी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ वो लोग हैं जो रियली सफर कर रहे हैं, रेदर देन वो नहीं कि जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। नो, आई डोंट वांट दोस पीपल अराउंड मी कि अननेसेसरी के मुझे एटलीस्ट जो भी लोग आज मेरे साथ हैं, आई डू रिस्पॉन्ड टू देम, दे रिस्पॉन्ड टू मी। आप यू विल नॉट बिलीव, मैं बहुत सारे लोगों को नाम से पहचानती हूँ। अगर 27,000 समथिंग 26,000 27,000 फॉलोअर्स हैं तो मैं नाम से जानती हूँ। उसमें से कम 250-300 को जो बहुत एक्टिव हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं, मुझे पता होता है। तो ठीक है, ये भी एक अचीवमेंट है और बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, और क्या चाहिए जिंदगी में, दुआएं कमाते चलो और आगे बढ़ते चलो। थैंक यू सो मच फॉर दिस नोट। थैंक यू। अगर आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो, इसमें आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका वो एक क्लिक सब्सक्रिप्शन बटन पे हमें बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम नए नए गेस्ट को बुला सकें और आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो कि आपके लिए यूजफुल है वो ला सकें। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर आज के पॉडकास्ट में आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी वो मुझे ज़रूर बताएं। आई विल गो थ्रू इट। थैंक यू।